सबका नाम लो। तुम्हारा नाम क्या है? वैष्णवी। सृष्टि। सृष्टि का क्या हो गया, क्या कुछ सोचा? ये सब ब्रेड बटर क्वेश्चंस है। क्या लिखा है? What they have said? A metallic sphere, correct ना? Floats in an invisible mixture of water. अब ये water है 10⁻³ मतलब डेंसिटी, एंड लिक्विड का डेंसिटी है 13.5, एंड इनविजिबल है, तो कौन सा लिक्विड नीचे रहेगा? कौन सा? मतलब वो मर्क्यूरी है ना, 13.5 इंटू 10⁻³ है ना सेकंड वाला लिक्विड, वो मर्क्यूरी है ना, वो तो नीचे रहेगा, इट इज डेंसर लिक्विड। तो सीधा सीधा रो एल मतलब डेंस लिक्विड जो मर्क्यूरी है दिया नहीं है, एंड वाटर ऊपर है, एंड व्हाट दे से कि स्फीयर है ना, स्फीयर वो फ्लोटर है, व्हाटएवर ऐसे कुछ तो फ्लोट है, जैसे कि 4/5 पोर्शन वाटर एंड 1/5 लिक्विड, मतलब ऐसे कुछ तो देखो, बहुत ज्यादा वाटर में उसका पोर्शन एंड 1/5 जो है वो लिक्विड के अंदर, करेक्ट नहीं? सो 4/5 एंड 1/5 लिक्विड के अंदर, इज इट? एंड नाउ ये कंप्लीटली सिंक हो गया है ना, है कि नहीं? तो क्या होगा? फ्लोटिंग का प्रिंसिपल क्या है? फ्लोटिंग का प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग? जिन लोगों ने पढ़ा है, बाकी लोग इसीलिए देख लो, तुम लोग भी धीरे धीरे आ जाओगे उस लाइन पे। क्या है फ्लोटिंग का प्रिंसिपल? मतलब जो लोग इसीलिए देखो, जो दोज हु हैव स्टडीड ना, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए। सो ऑल न्यू पीपल दे शुड बिकम कॉन्फिडेंट धीरे धीरे। देखो इमीडिएटली बोलो वेट इज इक्वल टू फ्लोटिंग का प्रिंसिपल, और अच्छे से पढ़ा है, मतलब गो थ्रू दोस लेक्चर्स, मैं बाद में भी पढ़ा दूंगा। वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, तो इसका वेट मतलब अगर इसका पूरा वॉल्यूम v होगा, ठीक है, इन्होंने पूछा क्या इस केस में? डेंसिटी ऑफ द मेटल, और ये पूरा का पूरा अंदर है, दोनों के पूरा का पूरा अंदर है, तो वेट तो पूरा अंदर होने दो या पार्शियली अंदर होने दो, मतलब एक लिक्विड भी होता, एक लिक्विड तो भी वेट थोड़ी ही चेंज हो, वेट तो जितना है उतना ही रहेगा। तो वेट मतलब उसका वॉल्यूम इनटू उसकी डेंसिटी इनटू जी, समझा? एंड ये जो अभी फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग का प्रिंसिपल है वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अभी अपथ्रस्ट किसकी वजह से लगने वाला है? एक इस लिक्विड की वजह से लगने वाला है, एंड दूसरा ये वाला जो वाटर है उसकी वजह से भी लगने वाला है। और ये पूरा के पूरा किसको बैलेंस कर रहा है? उसके वेट, समझा? तो इसका अपथ्रस्ट कितना लगेगा? तो कितना पार्ट अंदर है? 1/5 ऑफ व्हाट? 1/5 ऑफ द टोटल वेट। तो अपथ्रस्ट ऑफ हम लोग लिक्विड लिखते हैं प्लस अपथ्रस्ट ऑफ यूपी लिखते हैं, अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड प्लस अपथ्रस्ट ऑफ वाटर, ऐसे लिक्विड और वाटर। तो v रो g वेट इज, इसका अपथ्रस्ट कितना लगेगा? अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेस हो गया? जितना अंदर है उतना डिस्प्लेस हो गया। तो अंदर कितना है? 1/5 लिक्विड का। फिर लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है। लिक्विड का डेंसिटी कितना? रो है इनटू व्हाट? जी। क्योंकि ये सब इन लोगों ने पढ़ा है, तो ये फटाफट सॉल्व करेंगे बाकी लोग। जो अगर ऐसे ये अंदर गया, इसके अंदर एकदम स्फीयर वाज इनसाइड, तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? जितना उसका वॉल्यूम। तो अपथ्रस्ट कितना होता है? v लिक्विड का डेंसिटी अगर सिग्मा है तो v सिग्मा g इज द अपथ्रस्ट। और वेट कितना होता है? वेट होता है v रो g, ये वेट। इज दैट क्लियर? सो v रो g, रो किसका डेंसिटी होता है? स्फीयर का डेंसिटी। तो इन लोगों ने पढ़ा है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा है सब, डायरेक्टली से फॉर्मूला सब हमने डिराइव किया 7-8 लेक्चर्स। तो तुम लोग भी हो जाओगे इससे, डोंट वरी। तो इसको किसी को भी फॉर्मूला पूछो तो फटाफट बताएंगे वो, थोड़ा धीरे धीरे भी हो जाएगा, सब डेवलप हो जाएगा, डोंट वरी। तो 1/5 ऑफ v इंटू रो एल इंटू जी
और प्लस यहाँ पे कितना है, वाटर के अंदर कितना है 4/5 वॉल्यूम, तो वाटर कितना डिस्प्लेस हो गया 4/5 ऑफ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो पूरे के पूरे इसमें से जी 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 कैंसिल हो जाएगा, वी 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 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा। तुम लोग को रो निकालना है, सब दिया है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है, देखो 13.5 डालो निकालो सब। इज दैट क्लियर? सब दिया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया है। टिपिकल क्वेश्चन है फ्लोटिंग में। एंड ये सब फ्लोटिंग के फॉर्मूले इनफैक्ट हमने डिराइव किए पूरे के पूरे जो पहले से आ रहे, समझा ना? एंड नॉर्मली व्हेन यू आर लुकिंग ऑनलाइन पे जब होगा ना तो यू लुक ऑन पीसी, मोबाइल लेके नहीं करना। पीसी है क्या सबके पास? क्या मोबाइल पे देखते हैं? टैब है क्या? हाँ, टैब पे तो एटलीस्ट तुम लोग क्या करते हो? ऑनलाइन होगा तो जा सकता मोबाइल, मोबाइल लिखने से मोबाइल कैसे होगा इससे? हाँ लैपटॉप पर होगा। आई सजेस्ट यू सी ऑन लैपटॉप होगा ऑनलाइन, डोंट यूज मोबाइल, एटलीस्ट टैब या लैपटॉप होना जरूरी। आ गया कि नहीं आंसर? करो फटाफट, कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो ठीक है, लिक्विड का कितना है रे 13.5 इंटू 10 कितना 3 प्लस 4/5, वाटर का कितना है? हमेशा ध्यान रखना व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग, धीरे धीरे हम लोग देखो कैलकुलेशन भी सीखने वाले, तो जो कॉमन आता है वो पहले कॉमन लो, विदाउट दैट कैलकुलेशन मत करो। क्या क्या कॉमन आता है देखो, 10⁻³ कॉमन आ रहा है और 5 भी, तो 1/5 इंटू कितना 10⁻³ समझा ना? 1/5 इंटू 10⁻³ बचा क्या 13.5 प्लस कितना 4 ना, बस ये और ये कॉमन आया, ये और ये कॉमन है, तो ये अंदर है, ये और ये 4, करेक्ट? तो कितना हो गया रो। एंड इफ यू सी, अभी हम लोग थोड़ा जो स्टडी करने वाले हैं ना वो थोड़ा ऐसे एमसीक्यू के हिसाब से करने वाले, मतलब अगर तुम लोग देखो तो वैसे ठीक है, ऐसे ऑप्शंस नजदीक है, इतना भी हम लोग तुक्का नहीं मार सकते, तो 1/5 ठीक है, और जरूरी भी नहीं है, इंटू 10⁻³ कितना हो गया है 17.5, तो आंसर तो आना ही चाहिए, आया ना? कितना है 3.5 ना? So density of the metal. So again, all new students, along with the theory and all concepts, we are going to discuss different type of questions also. अच्छे बाकी questions भी हम लोग discuss करने हैं, not only concepts and theory करके चलो वो problem हो गया। चलो फिफ्थ करो, but I will not be taking all the questions, कुछ तो तुम लोगों के लिए धीरे धीरे छोड़ दूंगा मैं। फिफ्थ आंसर 200। तो कल परसों ऑनलाइन होगा, सो यू शुड हैव दी शीट्स ऑन योर साइड। शीट्स साइड में लेके बैठो प्रॉब्लम्स के लिए, वैसे मैं वहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ प्रॉब्लम।
मोदी जी को आगे आना है क्या? आई थिंक यू आर गेटिंग वेरी, ऐसे ऐसे मत करो ना. तू कशी जाणार? तू मागे जाऊन काय करते? अरे उन्हात आहे असं नको. थोडंसं तू अरे इकडे सर. लेट अस बी कम्फर्टेबल. अनकम्फर्टेबल नको आपण ऐकूया. नाही त्याला काय नाही होणार. डोंट वरी. मी बाजूला ठेवतो. नो इट इज. डोंट बी अनकम्फर्टेबल. ज़्यादा धूप लगने से नींद आती है. And I saw. नहीं, it's true ना. फिर सोचो क्वेश्चन के बारे में. टिपिकल क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आने वाले. क्या लिखा है देखो. A raft of wood of mass 120 kg फ्लोट्स ऑन वाटर. फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा पहले बताओ. वुड का डेंसिटी कितना है? 600 और वाटर का कितना होता है? 1000. तो डेफिनेटली फ्लोट करेगा. डेंसिटी इज लेस. करेक्ट कि नहीं? तो ये राफ्ट ऑफ वुड ऐसे है, okay, जिसका जो भी डेंसिटी है. तो इनफैक्ट हमने सब पढ़ लिया है. बाकी लोग जो है याद है कि नहीं? बाकी लोगों को मैं सिखाऊंगा यार. V इन कितना है? अगर वुड का डेंसिटी रो है और लिक्विड का सिग्मा है, द डेंसिटी ऑफ. बाकी लोगों को मैं सिखाऊंगा. तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब डिराइव किए फॉर्मूला. तो इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका टोटल वॉल्यूम. इसका फॉर्मूला हमने लिखा था. क्या है वो फॉर्मूला? रो डिवाइडेड बाय सिग्मा. ये सब बाकी लोगों को बाद में सिखाऊंगा. तो इन लोगों को सब पता है. V इन बाय V का फॉर्मूला है रो डिवाइडेड बाय सिग्मा. मतलब कितना वॉल्यूम इसका इनसाइड है. इसको बोलते हैं फ्रैक्शन इनसाइड. फ्रैक्शन इनसाइड इज डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. हमने डायरेक्ट नहीं किया. फॉर्मूला हमने सीखे, वो बाद में सीखेंगे हम. एंड जो मैं अपलोड करूंगा लेक्चर्स पे देख लो, सब हो गए. ये तो बाद में रिवाइज भी हो जाएगा. तो वुड का डेंसिटी कितना है बोलो? 600. और लिक्विड का, वाटर का कितना? 1000. इसका आंसर कितना आता है? 3/5. इसका मतलब इनसाइड वॉल्यूम जो है वो 3/5 टाइम्स द टोटल वॉल्यूम. तो ये अंदर जो है ना, अंदर वॉल्यूम जो है वो कितना है? 3/5 टाइम्स टोटल वॉल्यूम. कितना इनसाइड डायरेक्टली पता चल जाता. सृष्टि का आगे क्या हो गया? आ रहा है समझ में? सो 3/5 इनसाइड. तो अगर 3/5 इनसाइड है, इसका डेंसिटी है, तो बाकी बचा कितना है? 2/5. 2/5. सो 2/5 इज आउटसाइड. अभी उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा देखो. दीज आर टिपिकल क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशंस. उससे आपका थिंकिंग भी डेवलप हो जाएगा. आगे क्या पूछा है देखो. बी अलर्ट. वो क्या बोल रहे हैं? हाउ मच वेट कैन आई पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक. अभी हम लोग को क्या करना है देखो. ऐसे ऐसे समझो एवरीबॉडी लुक हियर. ऐसे समझो कि दिस इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. तुम कुछ नहीं कर सकते. इतना इनसाइड है, इतना आउटसाइड है. इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड. इसके ऊपर डिपेंडेंट है. ओके. बहुत बार तुम लोग ऐसे करते हो. देखो अगर वुडन लॉग है, लकड़ी का टुकड़ा है, एंड इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, या कोई बॉल है. ऐसे तुम लोग जब जाते हो किसी पिकनिक के लिए एंड बॉल फ्लोट कर रहा है, तो ऐसे मजाक में से उसको दबाते हो. इट गोज इनसाइड. ऊपर से फोर्स लगाते हो ना, बस वही करना है. वो बोल रहे हैं अभी इसके ऊपर कितना वेट हम लोग पुट करें कि वो पूरा अंदर जाए. बस जस्ट पूरा अंदर. तो उसके लिए उसके ऊपर हमको फोर्स हाथ से लगाते. इंस्टेड ऑफ दैट हमको वहां पे क्या पुट करना है? मास पुट करना है. तो पूरा अंदर जब दब जाए. समझा कि नहीं समझा? करते हो कि नहीं पिकनिक में तुम लोग? कुछ नहीं अंदर जा रहे, ऐसे पानी में फ्लोट हो रहा है तो हाथ से ऐसे दबाते हो. तो वेट फोर्स मतलब कितना मास, मतलब ऐसे फोर्स ही पूछे बट मास में निकालना है. तो देखो इसको क्या इक्वेशन लग सकता है.
फोर्सफुली केल्यानंतर मग अपथ्रस्टफुली पण ग्रेटर. अरे अभी देखो यहाँ पे जितना अंदर है ना उतना अपथ्रस्ट लगने वाला है, तो यहाँ पे कितना अपथ्रस्ट लगेगा? यहाँ पे फिलहाल कितना अपथ्रस्ट लग रहा है? 3/5 b सिग्मा जी। जब ये पूरा अंदर जाएगा तो यहाँ पे अपथ्रस्ट कितना लगेगा? यहाँ पे पूरा का पूरा अंदर गया, मतलब पूरा वॉल्यूम, तो b सिग्मा जी कितना लगेगा? आ रहा है समझ में? तो अभी इसमें कैसे इक्वेशन तुम कर सकते हो देखो, अभी पूरा लगेगा। इनफैक्ट ये इतना फालतू प्रॉब्लम है, तुम लोग सोचो अभी मुझे कितना पार्ट अंदर डालना है? 2/5, मतलब एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट कितना लगेगा अभी? 2/5, उतना ही तो वेट डालना पड़ेगा। सो वेट टू बी पुट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट। समझा कि नहीं सबको? मतलब पहले इंफॉर्मेशन से तुमने क्या निकाला? इनसाइड कितना है? 2/5। अभी तुमको बाकी बचा हुआ 2/5 अंदर डालना है, तो बाकी बचा हुआ अगर 2/5 अंदर डाला तो बस अपथ्रस्ट ही बढ़ेगा ना, वेट तो बढ़ने वाला नहीं। तो कितना अपथ्रस्ट बढ़ेगा उतना अपथ्रस्ट तुमको लगाना पड़ेगा। तो अगर ये अंदर डाला तो मतलब 2/5 अभी तुमने अंदर डाला, तो इतना जो अपथ्रस्ट है उतना तुमको लगाना पड़ेगा। बाकी तो कुछ भी नहीं बढ़ा है, पहले तो 3/5 तो था ही, उसका वेट तो था ही, बस कितना बढ़ाना पड़ा हमको? 2/5 भी इतना अंदर डालना पड़ा, तो कितना अपथ्रस्ट? 2/5 भी सिग्मा जी। बड़े ये तो वेट हो गया, हमको मास पूछा है, तो मास पूछा है तो सिर्फ क्या जी यहां से निकालना पड़ेगा। सो एक्स्ट्रा मास जो लगेगा वो कितना है? 2/5 v सिग्मा, करेक्ट? तो 2/5 मैं लिख देता हूं। सिग्मा कितना है वाटर का? 1000, वो भी लिख देता हूं सिग्मा। सिग्मा वाटर 1000 लिख दिया मैंने, ठीक है ना? सिग्मा ऑफ वाटर 1000 है मैंने लिख दिया। अभी वॉल्यूम ये भी किसका है? पूरा भी है ये भी मतलब पूरा भी, उसका 2/5 तो हमने पहले लिख के रखा है। तो वॉल्यूम किसका है? वुडन ब्लॉक का टोटल वॉल्यूम। कैसे निकालोगे? अरे मास दिया है, उसकी डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, वो निकालो 1/5, करेक्ट? तो कितना आता है? आ गया कि नहीं आंसर? 25 से कितना 40 का डिवीजन जाएगा, 40 × 2 80 kg। सेवन करो, 7 9 आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 9। मैं सेकंड वाला भी शीट देके रखता हूँ, बिकॉज टुमारो डे आफ्टर टुमारो ऑनलाइन, उसके बाद नेक्स्ट वीक में भी 1-1 घंटा, तो फिर देने का टाइम ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। टोटल 2 शीट्स है। एंड सब लोग क्या करोगे? फाइल बनाओ।
किसने बनाई अच्छे से फाइल इसमें? किसने? तुमने बनाई क्या? सब मटेरियल एक फाइल में उतना तो मैं नहीं, बट somewhere sometime I will be giving you क्या हो गया? सर ये आया था एनटीपी में कल, ये सेम क्वेश्चन है। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुम लोग ये करोगे ना तो इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तुमको चाहिए तो और 100 दे दूंगा मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, समझा ना? इज दैट क्लियर? मतलब ये करोगे ना, ये चीज जो मैं लेने वाला हूँ, दैट्स ऑल। सब मतलब उसके बाहर भी कुछ है ना तो भी तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। और मुझे चाहिए, मैं बाद में रिवाइज भी करते रहता हूँ, मुझे अरे और 2-4 बुक्स देख ले तो ये टाइप नहीं है तो मैं करवा दूंगा बाद में। वैसे अगर इसमें अगर और टाइप्स निकले 40-50, so you'll get every type of question in every topic, and that I am going to do for whole syllabus 11th as well as 12th. खत्म ना? क्या हो गया? मतलब when you are going to exam तो तुम लोग कॉन्फिडेंट हो कि इस टॉपिक में मुझे सब आता है, सब थ्योरी क्लियर है, सब कंसेप्ट क्लियर है। मुझे बहुत टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इट मैंने बोल दिया कि लिस्ट ऑफ फार्मूला वगैरह जो है ना हर टॉपिक में मैं दे देने वाला हूँ। अभी क्रैश कोर्स में बच्चे थे इतने खुश है, कभी मिला ही नहीं उनको, कुछ भी मिला नहीं, तो उनको पूरा ऐसे A to Z फार्मूला का लिस्ट आता है, ये आता है, वो आता है। तो हाँ मैं बोलता हूँ इतने ही फॉर्मूले करो अच्छे से। कंसेप्ट भी पढ़ा, उनको थोड़ा मुश्किल है कंसेप्ट पढ़ाना, तुम लोगों को क्या पूरा टाइम है अपने पास 10 मिनट, तो पूरे कंसेप्ट के साथ फार्मूला का लिस्ट हर टॉपिक पे, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा आपके हाथ में। दैट इज हाउ टू स्टडी। अंडरस्टैंडिंग भी होनी है, मटेरियल पूरा हाथ में होना है। एंड आई गारंटी कि उससे अच्छा बढ़िया मटेरियल जितना तुम लोगों को किसी के पास नहीं मिलेगा। इसके बाद मैंने 7th बोला है, क्वेश्चन नंबर 7। It's homework. I'm not going to do every question. Total 160 question है. In that I may be taking 60 questions. बाकी तुम लोगों को करने हैं. And I'll be giving you maybe after 15 days I will take सबका मैं अभी see as the batch is growing हर एक दिन not more than 25 तो अभी तो 17 18 तो आज ईशा आएगी बस तो ऐसे तो 18 हो गए मतलब 6-7 और उससे ज़्यादा मैं नहीं लेने वाला लेकिन हर एक के पास अपना एक एक्सरसाइज का नोटबुक अलग होना चाहिए ध्यान रखो मतलब धीरे धीरे मैं तुम लोगों को एक पूरा शेप ही देने वाला हूँ बैच हर एक के पास अपना एक एक्सरसाइज का अलग नोटबुक होना चाहिए डेली क्लास वर्क का अलग और एक्सरसाइज का इसमें जो भी बाकी बचे हुए प्रॉब्लम्स है उसमें सॉल्व करूँ दैट आई सी सेपरेटली तो धीरे धीरे ये मैं स्ट्रिक्टनेस स्टार्ट करने वाला हूँ कितना सॉल्व किया मतलब कितना नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे कोई मतलब कोई फांसी पे नहीं चढ़ाने वाला बट हाउ मच यू हैव ट्राइड आई विल सी एंड आफ्टर 15 और 20 डेज अगर अच्छा तुम लोगों का हो गया ऐसे जैसे समझ में आ रहे हैं 30-40 नहीं आ रहे 160 में से देन आई विल सर्कुलेट द सॉल्यूशन तो मेरे पास सब होते हैं इज दैट क्लियर पूरा कंसेप्चुअली सॉल्यूशन में हर एक शीट का दे देगा एंड उसके बाद में अगर कोई डाउट रहता है तो कैन आस्क मी या तो सब लोगों के हिसाब से ऐसे लगा अरे एक 4 प्रॉब्लम है ना थोड़े डिस्कस करने लायक तो क्लास में डिस्कस इज दैट क्लियर तो एक बिल्कुल एक ना हम लोग क्या प्रोफेशनल अप्रोच ही पूरा क्लास में इस तरीके से ही जाओ
7 करो चलो। तुम कहाँ से आते हो? सर आओ ये देखो मैं यू आल्सो फ्रॉम हाउ या पाषाण ये पाषाण क्या हाँ 7 करो चलो। क्या है 7? A silver ingot weighing 2.1 kg is held by a string so as to completely immersed in the liquid of relative density. सिल्वर है तो अंदर जाएगा ही, सिल्वर का डेंसिटी वाटर से ज्यादा होता है, और वो स्ट्रिंग ऐसा करके एक ही है। The relative density of silver is 10.5. The tension in the string मतलब ये ऐसे है, and ingot मतलब कोई तो उसका क्यूब भी कुछ भी पकड़े इसको, तो कंप्लीटली इमर्स किया है ऐसे, मतलब नीचे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे, क्योंकि एक बार पूरा सबमर्ज हो गया तो अपथ्रस्ट चेंज होने वाला नहीं उसको, तो वो यहाँ रहने दो अपथ्रस्ट तो नहीं चेंज होगा, तो इट इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इट इज हेल्ड, मतलब मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा है उसको, तो इसमें टेंशन आएगा। इज लाइक ना लिक्विड में अगर कुछ चीज हमने ऐसे हेल्ड की तो वी फील इट लाइटर ना, तो मतलब कितना टेंशन इसमें मिलेगा तुम लोग को, ऐसे पूछ रहे हैं। सिंपल है, वेट का है mg और ऊपर क्या लगेगा अपथ्रस्ट, तो टेंशन जो है टेंशन इक्वल टू क्या आएगा mg माइनस अपथ्रस्ट। मतलब अगर वेट 100 रहेगा, देखो वेट 100 रहेगा और अपथ्रस्ट 20 कम ही रहेगा अपथ्रस्ट, क्योंकि तो तुमको टेंशन उसका वेट ऐसे हाथ को कितना लगेगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 8, बस वही निकालना। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज वेट माइनस अपथ्रस्ट। या तो तुम ऐसे अगर चाहे तो फ्री बॉडी डायग्राम से बैलेंस लिख सकते हो, अभी बैलेंस्ड है, अगर गड़बड़ हो रही है दिमाग में तो ऐसे लिख सकते हो, T इज इक्वल टू T प्लस ऊपर वाले पूरे बैलेंस करो, T प्लस क्या F T प्लस F इज इक्वल टू 8, सिंपल। वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस मतलब डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस, अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस, तो तुमको निकालना है T, तो T इज इक्वल टू क्या होगा mg माइनस F। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो सब में ऐसे यार सेम ही होता है, मतलब अभी इसका मास दिया है ना, मास कितना दिया है 2 इंटू जी कितना है 10। अभी अपथ्रस्ट निकालना है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है v सिग्मा जी, बट v में वहां पे भी हम लोगों ने देखा था मास अपॉन डेंसिटी, करेक्ट कि नहीं, 1/5 निकाला ना तुमने वहां पे, वैसे v का वैल्यू 1/5 निकाला था उस से। तो मास अपॉन डेंसिटी कितना मास है 2.1, मास अपॉन डेंसिटी इनटू सिग्मा इनटू जीएस, तो यहाँ पे लिखो ना, मतलब ज्यादा टाइम पास मत करो। मास कितना है 2.1, ये रो सिल्वर का डेंसिटी वो कितना है, मतलब रिलेटिव तो रिलेटिव ना, जो भी है 10.5, रिलेटिव डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डेंसिटी, वाटर के हिसाब से दे दो। और सिग्मा लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी कितना है 0.8 इंटू जी कितना वापस 10, बस ये कैलकुलेशन करें, सिंपल था। टेंशन इज V सिग्मा जी, और V कैसे निकालना है मास बाय डेंसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब कोई ट्रिक्स नहीं, कुछ भी नहीं। करो करो फटाफट। एक्चुअली तुम लोगों को ना बहुत ऐसे थोड़ा इंट्यूशन होना चाहिए। देखो
ये देखो एवरीबॉडी लुक हियर, कैसे प्रॉब्लम दिया है 10 into 2.1, मतलब कैलकुलेशन भी धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगी। 10 into 2.1 कितना होता है 21, 21 by 10.5, सीधा 2 का डिवीजन है। धीरे धीरे कैलकुलेशन भी परफेक्ट हो जाएगी। सीधा इधर दिख रहा है मुझे 21 by 2 का, और 2 into 0.8, 2 into 0.8 कितना 1.6, that will give you the division। और उन्होंने नीचे टेंशन ना केजी वेट में पूछा है, तो जी से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है 19.4 क्या डिवाइडेड बाय 10, मतलब कितना आएगा आंसर 1.94 केजी। केजी वेट में करना है तो जी से डिवाइड करो, ये न्यूटन में है, न्यूटन न्यूटन से केजी वेट कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना है। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, टेक क्वेश्चन नंबर 9। एंड व्हाट आई विल डू, अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग तो एकदम में से थोड़ा थ्रस्ट जो डालने वाले हैं वो 6 से डालने वाले हैं। तो बाकी लोग क्या करो कि वेदर अभी कल परसों ऑनलाइन में तो मैं प्रॉब्लम्स लेता हूँ, लेकिन नेक्स्ट एक वीक में जो 1 आवर का लेक्चर लेने वाला हूँ तो थोड़ा थोड़ा थ्योरी का भी रिवीजन दो, तुम लोगों का हो जाएगा। इलास्टिसिटी का रिवीजन थोड़ा सा, एक दिन इलास्टिसिटी का रिवीजन, एक दिन थर्मल एक्सपेंशन का रिवीजन, बाकी लोगों को भी रिवीजन। तो जो एक्स्ट्रा पड़ा है थर्मल, तो थोड़ा ऐसे रिवीजन टाइप बीच में और प्रॉब्लम्स हम लोग कंबाइन करें। इज दैट क्लियर? मतलब तुम लोगों को वो भी कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे इलास्टिसिटी पड़ा है तो वो क्या है, तो आधा घंटा उसका पिछला वाला रिवीजन, आधा घंटा प्रॉब्लम्स, ऐसे नेक्स्ट वीक में हम लोग थोड़ा प्लान करें, क्योंकि वैसे भी तो ऑनलाइन है तो ऐसे मिक्स कर सकते। इज दैट क्लियर? तो डोंट वरी, मैं सब लोगों के बारे में सोचूंगा और उसके हिसाब से ही प्लान करूंगा। जस्ट थिंक ऑन क्या क्या दिया है, क्या कर सकते हो, मतलब क्या है उसमें। डोंट बी डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन मी। हाँ, वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन 1 मिनट, पर उसके लिए तो टाइम लगेगा, थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा हम लोग।
अभी ये देखो, ये एक्चुअली 7 के सिमिलर है लेकिन उल्टा है। अभी हम लोग ऐसे पकड़ते हैं ना सिल्वर इंगॉट, तो नीचे और टेंशन ऊपर की तरफ आता है, और बलून जब पकड़ते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं, तो तुम्हारे हाथ के ऊपर टेंशन ऊपर आएगा लेकिन बलून के ऊपर कहाँ आएगा, नीचे। बस उसका उल्टा क्वेश्चन है। मतलब ऐसे ये बलून रहेगा तो तुमने अगर हाथ में ऐसे पकड़ा है तो तुम्हारे हाथ के ऊपर टेंशन आएगा, और बलून के बीड में टेंशन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। सो यू हैव टू ड्रॉ बलून। समझा कि नहीं? ये बलून, फिर ये क्या है, वेट, और ये क्या रहेगा, ऐसे करो। मतलब अभी इक्वेशन क्या आएगा, T प्लस W इज इक्वल टू व्हाट, अपथ्रस्ट। पुल ऑन द रोप मतलब टेंशन। सो T इज इक्वल टू एग्जैक्टली उल्टा था वहां पे पीछे करो बराबर। तो अपथ्रस्ट कितना, V सिग्मा मतलब किसका, एयर का, क्योंकि अपथ्रस्ट इज बिकॉज ऑफ एयर। सो V सिग्मा एयर जी, करेक्ट, माइनस, और V वॉल्यूम तो डायरेक्टली दिया है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट वेट, वेट अभी क्या है, बलून का भी है और अंदर के हीलियम का भी वेट है। आ रहा है समझ में? तो है उल्टा लेकिन इसमें एक्स्ट्रा भी है। बलून का और हीलियम दोनों का अलग अलग वेट है, तो वेट में क्या क्या आएगा, वेट ऑफ द बलून प्लस वेट ऑफ व्हाट, हीलियम, ये दोनों आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो बलून का वेट तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली दिया है ना, 1650 इंटू जी करना पड़ेगा, और बाद में लास्ट में किलोग्राम किया उन्होंने, मतलब जी नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसे जी छोड़ देते, मतलब सबसे जी छोड़ दो, मतलब वो भी आदत होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आंसर जो टेंशन का पूछा है वो किलोग्राम में पूछा है, मतलब न्यूटन में नहीं पूछा, तो सबसे जी निकाल दो, मतलब केजी में ही रखो सब। इज दैट क्लियर? तो लास्ट में 10 से डिवाइड करो, उससे अच्छा कि निकाल लो। तो V सिग्मा है, कितना वॉल्यूम है इसका, 1500, और एयर का डेंसिटी कितना दिया, 1.3, माइनस बलून का वेट कितना है 1650, और अंदर के हीलियम का वेट कितना होगा, V सिग्मा हीलियम, जी नहीं लिखते क्योंकि जी तो हमने वैसे ही निकाल दिया, V इंटू सिग्मा। तो V कितना है 1500, और हीलियम का डेंसिटी कितना है पॉइंट, बस। तो एक कितना था आंसर, 300 ना, बस निकालो, फटाफट निकालो, फाइंड आउट द आंसर। आया ना समझ में? नाइन के बाद 10 सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। आया क्या आंसर इसका, किती आता है, 0 येता है, करेक्ट येतं ना आता। एन्जॉय द प्रॉब्लेम सॉल्व करताना सगळे कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे, हळूहळू सगळं करून जाऊ आपण प्रत्येक टॉपिकवर। नेक्स्ट 10, फटाफट श्रावणी हो गया तो तुम्हारा आता है ना?
10 करो चलो क्वेश्चन नंबर 10 रीड इट केयरफुली सर तिथे जे जी ठेवलं आपण आधीच्या सममध्ये तर आन्सर मध्ये चेंज व्हायला पाहिजे ना इनटू 10 आंसर विल बी न्यूटन न्यूटन हाँ और तुम्हारा आंसर तो नीचे केजी में पूछा है उन्होंने पुल ऑन द रोप एक्चुअली वो केजी भी नहीं होना चाहिए केजी वेट बोलते हैं उसको मतलब जी नहीं रखना है जी से डिवाइड करो 10 करो चलो क्वेश्चन नंबर 10 टू बी डन बाकी लोग क्या 10 तो हमने इसके फॉर्मूले भी डिराइव किए थे इनफैक्ट व्हेन वी स्टडीड द थ्योरी मतलब दो टाइप के इस पे थ्योरी आती है जो न्यू स्टूडेंट्स है टू सब्सटेंसेस आर एडेड दो टाइप में एडेड मतलब जो मिसिबल है मिक्स हो सकते हैं आर एडेड in equal masses लिख लो and two substances added in equal volume क्या फाइंड करना है टू फाइंड ऊपर लिखता हूं टू फाइंड रिजल्टेंट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ये हमने किया था थ्योरी में अभी शॉर्ट में रिवीजन देता हूँ टू फाइंड रिजल्टेंट डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर एंड टू सब्सटेंसेस आर एडेड इन इक्वल मासेस ओके तो हमने क्या किया एक सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस दोनों हमने ऐड किया मास इक्वल है वॉल्यूम इक्वल नहीं देखो वॉल्यूम मैंने अलग दिखाया सो मास इक्वल है इनका ठीक है इसका वॉल्यूम कुछ तो V1 है इसका डेंसिटी ρ1 है इसका V2 है और इसका डेंसिटी ρ2 है इज दैट क्लियर सो टू सब्सटेंसेस आर एडेड इन इक्वल मासेस तो टोटल मास जो होगा से यहाँ पे इसको M1 और M2 ही बोल देते हैं तो टोटल मास कितना होगा M1 प्लस M अभी रिजल्टेंट डेंसिटी निकालनी है देखो क्या करो और फाइंड रिजल्ट M1 प्लस M2 टोटल मास है ओके एंड इनको अगर देखो इनको मिक्स करके जो भी सब्सटेंस तैयार हो गया नॉर्मली इट हैज टू बी लिक्विड जो भी सब्सटेंस तैयार हो गया तो उसका मास M है एंड उसका डेंसिटी ρ है टू सब्सटेंसेस आर एडेड इन तो मतलब M इज इक्वल टू क्या हो गया M1 प्लस M ये एक लिक्विड है ये एक लिक्विड है ये 1 किलोग्राम है ये 2 किलोग्राम है ठीक है ना एक प्लस 2 मिला के 3 किलोग्राम हो जाएगा और इसका डेंसिटी ρ है इसका डेंसिटी ρ2 है तो इसका रिजल्टेंट डेंसिटी है फाइंड आउट करना आ गया समझ में अभी क्या कैसे किया था हमने मतलब फॉर्मूला तो हमको पता होना चाहिए बाकी लोगों को डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम तो मास इज इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम
देखो रिजल्टेंट डेंसिटी कैसे निकाल सकते हो, हमने कैसे निकाली, जस्ट चेक आउट। बट इक्वल मासेस में है तो सोचो, इक्वल मासेस में है तो मास लेके किया था या वॉल्यूम लेके किया था? और इक्वल मासेस में है, जो डिफरेंट है वही करना चाहिए ना। तो मासेस अगर इक्वल है तो इसको एम लिखना चाहिए, एंड इनफैक्ट यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, वॉल्यूम। इक्वल मासेस में इससे नहीं बनेगा क्योंकि मासेस तो दोनों इक्वल है। So finally what you should have is V is equal to what? V1 plus V2। और वॉल्यूम का फॉर्मूला डालो। What is volume? Mass upon density। तो वॉल्यूम is mass upon density, is that? So V is equal to V1 plus V2। तो इसका कितना होगा? सोचो टोटल मास अभी कितना हो गया, इसका इक्वल मास इसका इक्वल है। तो देखो फाइनली दोनों के मास भी ऐड होने वाले हैं और दोनों के वॉल्यूम भी ऐड होने वाले हैं, बट मासेस इक्वल अमाउंट। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, बट टोटल मास कितना हो जाएगा, 2m, क्योंकि ये भी 2 kg है, ये भी 2 kg। इज दैट क्लियर? सो फाइनली वॉल्यूम के लिए हम लोग ये पुट करने वाले हैं, बट ये तो मिक्सचर है, मतलब ये मिक्सचर का हो गया, ये मिक्सचर का हो गया। तो मिक्सचर में वॉल्यूम कितना होगा, 2m डिवाइडेड बाय m, मतलब ये 2 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम, टोटल 4 किलोग्राम डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट डेंसिटी। सो दिस इज मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। समझा ना? अगर ये मैंने 1 लीटर लिया, ये 2 लीटर लिया, तो 1 लीटर प्लस 2 लीटर, 1 लीटर प्लस 2 लीटर इज इक्वल टू 2 लीटर। तो वॉल्यूम ऐड होना चाहिए। मास तो ऐसे m प्लस m कितना होने वाला है, 2m इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या, V1 कितना बोलो, m मास है उसका, तो इसका m बाय क्या होगा, ρ1 प्लस m बाय ρ2। यहाँ पे मास 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 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 बाय ρ इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय ρ1 प्लस 1 बाय ρ। आ रहा है समझ में? मतलब ये बाहर होने चाहिए, फॉर्मूला डिराइव करके लिए बाहर होने चाहिए। तो अभी क्या हो जाएगा देखो, ये तो इनफैक्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ गया, HP। समझा ना क्या होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 2 बाय h इज इक्वल टू 1 बाय h1 प्लस 1 बाय h2। अभी क्या होगा बोलो, ρ1 प्लस ρ2, ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 ρ2 इज इक्वल टू क्या है, 2 बाय। So what is the resultant density of the mixture? ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे आएगा, तो क्या होगा, 2 ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 प्लस ρ2। ये HM आ गया। हार्मोनिक मीन क्या है ना, 2xy अपॉन x प्लस y। HP किया है कि नहीं, टेस्ट तो हुआ नहीं, बट HP किया है। Is that clear? So when 2 different liquids are added in equal masses, the resultant density of the mixture is the harmonic mean of the two densities। मतलब ये तुम लोगों को बाहर होना चाहिए, बस इक्वल मास में ऐड किया तो हार्मोनिक मीन। मतलब ये जो मैं फॉर्मूला की लिस्ट देने वाला था, ये बाहर होनी चाहिए। ये हम लोग हर बार डिराइव नहीं करते बेटे। इफ आई ऐड, मतलब मैं धीरे धीरे फॉर्मूला का लिस्ट तैयार करके रखूंगा हर टॉपिक, तो बाहर करना है, मतलब ऐसे नींद में जगह है तो भी बाहर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये इक्वल एंड इक्वल वॉल्यूम में करोगे तो अभी कैसा है बोलो, इक्वल वॉल्यूम, मासेस अलग हो सकते हैं। इक्वल वॉल्यूम मतलब V, ठीक है, इसका मास m1 है, डेंसिटी ρ1 है, इसका मास m2 है, डेंसिटी ρ2 है, ठीक है। तो टोटल जब मिक्सचर हो जाएगा तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2V, और डेंसिटी कितना, ρ। इज दैट क्लियर? और टोटल मास इसके लेंगे m, तो टोटल मास m इज इक्वल टू व्हाट, m1 प्लस m। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऐड किया, अभी मास ऐड करेंगे। ओके, एंड व्हाट इज मास? बेसिकली मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना है इसका, 2V।
समझा ना, मास 2 मतलब वॉल्यूम 2v, और यहाँ पे m1 रो 1 प्लस व्हाट, नहीं क्या है यार, कुछ भी कर रहे हो, m1 प्लस रो 1 v1 प्लस, बट v तो सेम ही है ना दोनों का, तो रो 1 v प्लस रो 2 v, वॉल्यूम सेम है ना। यहाँ पे भी देखो m सेम था और m कट गया, वैसे यहाँ पे 2v है और यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, तो क्या हो जाएगा, v कट जाएगा, व्हाट यू विल गेट, 2 रो इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2, सो रो इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 बाय 2, अरिथमेटिक, समझा क्या। सो व्हेन टू लिक्विड्स, मिक्सिबल लिक्विड जिसका मिक्सचर बन सकता है, ऑयल में वाटर डालो तो ये नहीं होगा, बट मिक्सचर अगर होगा उनका, एंड इफ दे आर एडेड इन इक्वल वॉल्यूम्स, देन द डेंसिटी इज अरिथमेटिक। ये सब फार्मूला की लिस्ट हम लोग करते हैं, तो बायड होनी चाहिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। तो ये डेरिवेशन हमने पहले लिए है। एक्चुअली इन लोगों को तो मैंने एक्चुअली ये किया था, 1D मोशन में अगर आधा टाइम, मैंने दिया था एग्जांपल, आधा टाइम अगर v1 से गया और आधा टाइम v2 से गया, तो एवरेज वेलोसिटी आधा टाइम होगा, तो एवरेज वेलोसिटी इज v1 प्लस v2, आधा टाइम वैसे आधा वॉल्यूम इसका और आधा वॉल्यूम इसका, तो डेंसिटी इज द एलिमेंट। और वहां पे अगर देखते हो, मतलब वहां पे मैं वापस सिखाऊंगा उसको, अगर आधा डिस्टेंस गया ना, आधा डिस्टेंस और आधा डिस्टेंस v1 और v2 से गया, देन एवरेज वेलोसिटी इज 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, इट इज हार्मोनिक सेम। अगर आधा मास है तो सिमिलर टू दैट यहाँ पे क्या है, आधा डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी, और यहाँ पे आधा वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आधा टाइम हाफ टाइम। इज दैट क्लियर? बस अभी एक फॉर्मूले आ गया, अभी सॉल्व करो प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या दिया देखो, 10 तो बाय द टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा, आई विल प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑल फार्मूला धीरे धीरे तुम्हारे हाथ में, मतलब इसके साथ ये सब हो गया, अभी एक डॉक्यूमेंट क्या बचा है, लिस्ट ऑफ पूरा तुम्हारे हाथ में। मतलब एग्जाम के टाइम में क्या फॉर्मूले कर रहे हैं, सो बी एश्योर्ड पूरे 43 टॉपिक्स है सिलेबस में, उसके पूरे मिल जाएंगे लिस्ट ऑफ। तो अभी देखो, अभी तो हो गया, तो इक्वल वॉल्यूम हो गया, बायड होना चाहिए, तो इक्वल वॉल्यूम हो गया, तो रो 1 प्लस रो 2 बाय 2 इज इक्वल टू कितना है रे, 4। इसका मतलब रो 1 प्लस रो 2 कितना है, 8, ठीक है ना। एंड व्हेन दे आर मिक्स्ड इन इक्वल मासेस में मिक्स किया तो 2 रो 1 रो 2 अपॉन व्हाट, रो 1 प्लस रो 2, ये कितना है, 3। समझा ना, बट रो 1 प्लस रो 2 का वैल्यू तुमको इधर मिलेगा, समझा। टिपिकल क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। रो 1 प्लस रो 2 कितना, 8 इज इक्वल टू 3, तो 2 4 जा 8, तो रो 1 रो 2 इज इक्वल टू कितना, 12। सो रो 1 प्लस रो 2 इज 8 एंड रो 1 रो 2 इज 12। बट इतना हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इक्वल वॉल्यूम में ऐड किया तो क्या बाय ऐड करना है, रो 1 प्लस रो 2 बाय 2, इक्वल मास में ऐड किया तो 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2, दैट लिस्ट विल डेफिनेटली गेट। इज दैट क्लियर? एंड इसके बाद देखो, अगर बोर्ड में सॉल्व करना है तो फिर यहाँ से √2 का वैल्यू 8 माइनस रो 1 इसमें डाइवाइड करो, जरूरी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास ऑप्शंस है, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें इसका एडिशन 8 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करो, चेक करो, तो ये 6 and 2 ही होगा, 6 plus 2 is equal to 8 and 6 into 2 is equal to 12, उससे कोई नंबर्स नहीं। Is that clear? तो सॉल्व ही नहीं करना है, मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए अगर पूरे पर में होते तो 15 सेकंड का क्वेश्चन, मुझे सब पता है, तो मैं पहले ही स्टेप में लिखता है रो 1 प्लस रो 2 इज इक्वल टू 8 और 2 रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू कितना, 3, तो दिख रहा है इधर 12, इतना ही लिखता हूँ।
और बोल देता क्या ऑप्शन क्या है, खत्म। 15-20 सेकंड्स का क्वेश्चन। If you know the concept, is that clear? मतलब हम लोग धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, बट एक टाइम पे ऐसे डेवलप होने चाहिए कि बस हमको ऐसे देख के यार बहुत सारे क्वेश्चन, सब तो नहीं आएंगे। करो इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 13। सर 11चा आन्सर काय होता? 11 का आंसर 100 ग्राम। मला पण 11 हाँ डाउट है 11 मध्ये? हाँ। सो विल सॉल्व 11। देयर आर डाउट्स इन 11, सो विल सॉल्व 11। चलो करो 11 करो, और 11 के बाद कौन सा नंबर है? 30 करो 11। A body of volume 100 cc floats immersed completely in water contained in a jar. तो एक जार में वाटर है एंड इमर्स कंप्लीटली, मतलब सबमर्ज्ड है, फुल्ली सबमर्ज्ड है, ऐसे फ्लोट कर रहा है। इफ यू रिमेंबर ये सब हमने कैसे स्टडी किया, इसका रो होगा एंड इसका सिग्मा होगा, तो फॉर फुल सबमर्ज you get rho is equal to sigma. This is the condition for a full submerge. ये दोनों स्टडी, इन दोनों का डेंसिटी सेम होगा तो फुल सबमर्ज होता है, इसका डेंसिटी इससे कम है तो पार्शियली सबमर्ज, और ये डेंसिटी से ज्यादा है तो सिंक हो जाएगा। तो फुल सबमर्ज का एक कंडीशन, बाकी रो का मैं रिवीजन दे दूंगा बाद में। सो फॉर फुल सबमर्जन रो शुड बी इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, अभी नीचे वेट स्केल रखा है, ध्यान दो वेट स्केल रखा है, तो एक्चुअली अभी मतलब पूरा वेट कितना होगा, तो वेट इज इक्वल टू, देखो इसमें वेट कितना होगा ये बताओ मुझे, टोटल जो वेट है, देखो किसका वेट, वाटर एंड जार, मतलब वाटर और जार, ये जो नीचे वेट स्केल है, तो नीचे वेट स्केल है, ये वेट ऑफ वाटर जार, इसका वेट दिखाएगा, एंड प्लस वेट ऑफ बॉडी, इतना दिखाएगा ये। आ रहा है ना समझ में? मतलब पहले ये नहीं था, तब यह वेट स्केल कितना दिखा रहा था, 700। समझा ना? अभी एक बॉडी उसमें डाला, तो बॉडी डालने के बाद वो एकदम सबमर्ज ही हो गया, तो अभी कितना दिखाएगा, वेट ऑफ बॉडी ऐड होगा बस उसमें। अभी वेट ऑफ बॉडी निकालना है, तो वेट ऑफ बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है, वी रो जी। बस प्रॉब्लम यही था कि उसका जो वॉल्यूम है वो तो दिया है 100 cc, जी तो पता है, लेकिन रो नहीं था, बट फॉर फुल सबमर्ज रो और सिग्मा सेम। और वाटर्स का रो कितना होता है, 1 ग्राम पर cc। तो जो ये रो है और ये सिग्मा, ये इक्वल है, दे आर 1 ग्राम पर cc, क्योंकि फुल्ली सबमर्ज्ड है। तो इनडायरेक्टली उन लोगों ने फुल सबमर्जन से क्या दिया है कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू व्हाट,
डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वही तो अननोन था हमारे लिए प्रॉब्लम में, बाकी तो सब पता है। इसका वेट कितना है, जार और वाटर का वेट कितना है 700। अभी निकालना किसका वेट है, बस क्या बढ़ गया यहाँ पे, क्या बढ़ गया, ये बॉडी बढ़ गया अंदर ना, उसका वेट आएगा इसके लिए। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो वॉल्यूम कितना दिया उसका, 100। 800 आ रहा है, 100 वेट। ये मतलब उन्होंने ना वो वेट एक्चुअली ग्राम में ही रखा है, मतलब जी लेने का सवाल ही नहीं, जी तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि ग्राम में है ना, वो ग्राम में जब लिया तो छोड़ देने का। तो 100 इंटू कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 1, सो 100 इंटू 1, सो द आंसर इज 800। आया कि नहीं समझ में? क्या प्रॉब्लम, क्या क्या नहीं पता था हमको इस सब प्रॉब्लम में? वेट ऑफ क्या, बॉडी, बट वेट ऑफ बॉडी में इनफैक्ट क्या नहीं पता था, डी सिग्मा। लेकिन फुल्ली सम जो हो जाता है तो सिग्मा और रो क्या होते हैं, सेम। और लिक्विड कौन सा है, वाटर, इसलिए इस बॉडी का सिग्मा कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी रो 1 बस। Is it clear? Next 13. Take question number 13. अभी पहला दो जो है, सैंपल ऑफ मेटल बेस कितना है, हाँ 210 in water and 180 gram in, so 210 air ना and 180, बट इससे तो पहले इमीडिएटली तुम लोग डेंसिटी ऑफ मेटल तो निकाल सकते हो, मतलब रिलेटिव डेंसिटी क्या फॉर्मूला होता है, वेट इन एयर डिवाइडेड बाय व्हाट, loss of weight in water, that is the formula of density। ये डेंसिटी का फॉर्मूला, किसी भी चीज के डेंसिटी का फॉर्मूला, वेट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। सो ये मेटल का डेंसिटी तुम निकाल सकते हो, वेट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। लॉस ऑफ वेट मतलब यही क्या होता है, अपथ्रस्ट, जितना लॉस होता है वही तो अपथ्रस्ट होता है। मतलब ध्यान दो वेरी केयरफुली, ये बॉडी है, अगर मैंने वाटर में डाल दिया बॉडी पूरी, इट शुड गो कंप्लीटली इनसाइड, सिंकिंग के लिए ये, तो अगर उसका वेट 100 न्यूटन है, ठीक है, और जो वाटर डिस्प्लेस हो गया है, जो वाटर डिस्प्लेस हो गया है उसका वेट अगर 20 न्यूटन है, तो ऐसे अगर तुमने थ्रेड पकड़ लिया तो तुमको लगेगा कितना उसका वेट, 80। तो लॉस कितना हो गया, जितना वाटर का वेट अपथ्रस्ट है वही लॉस होता है, समझा ना? क्योंकि
लॉस कितना हो गया 100 माइनस 80 का मतलब 20, तो वही तो अपथ्रस्ट। तो लॉस ऑफ वेट इज नथिंग बट अपथ्रस्ट। समझा कि नहीं? लॉस ऑफ वेट इज अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट इज नथिंग बट लॉस ऑफ वेट। और एग्जैक्टली वो वाटर रहेगा तो वो डेंसिटी ऑफ तुम्हारा मटेरियल देता है। कैसे डिराइव करके बताओ मुझे, कैसे वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्यों देगा, वाटर में ही क्यों देगा? वाटर का होता है। दूसरा कोई लिक्विड नहीं चलेगा। अगर दूसरा हो तो उसकी डेंसिटी कम या बढ़ जाएगी तो फैक्ट नहीं, कैसे है वाटर का, क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो उसके रिलेटिवली वो डेंसिटी कैलकुलेट होती है। दूसरा कोई लिक्विड लोगे तो तुमको उसका डेंसिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि वाटर काम क्या पकड़ते हैं 1। इनफैक्ट वो होता ही है 1 पकड़ते नहीं है, वाटर का 1 होता ही है। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी क्यों होता है? ओके 1 ग्राम पर सीसी क्यों होता है? क्योंकि ओके सो दैट शुड बी एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 ग्राम पर सीसी क्यों वाटर का होता है? क्योंकि अगर मैंने वाटर का, देखो वाटर का 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर लिया, इतना वाटर मैंने लिया, मतलब कितना सेंटीमीटर लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। So what is the volume of this water 1 centimeter? So at STP you will find that कि उसका मास जो है वो 1 ग्राम। So if I take 1 centimeter cube of water at STP, उसका मास 1 ग्राम होगा। अगर उल्टा 1 ग्राम वाटर STP लिया तो उसका इतना वॉल्यूम होगा। So what is the density? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है 1 ग्राम और डेंसिटी कितनी है, सॉरी वॉल्यूम कितना है, so 1 ग्राम। तो ये है स्टैंडर्ड। And that is why while you are calculating density it must be water, क्योंकि water का density कितना है 1, तो उसके हिसाब से आएगा। अगर दूसरे किसी का पॉइंटेड है तो you will not get the exact density, that will be relative density with respect to that liquid। आ रहा है कि नहीं समझ में? with respect to that liquid, अगर water का 1 है तो उनको उसका exact density मिलेगा, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना है 1। क्योंकि तुम सोचो वेट इन वाटर कितना है, वेट इन वाटर सिंपली वेट इन वाटर ये रो इज इक्वल टू वेट इन वाटर कितना है, सॉरी वेट इन एयर कितना है v रोज, चेक करके v रोज। ओके एंड व्हाट इज लॉस ऑफ वेट इन वाटर? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना होता है v सिग्मा g। तो v को v गया, g को g गया, ये बचा क्या रो अपॉन सिग्मा। मैं इसको रो बोल रहा हूं, बट इसको रो बोलने के लिए यहां तो रो अपॉन सिग्मा आ गया, तो सिग्मा का वैल्यू 1 होगा तो ही मुझे रो, और वो सिग्मा 1 होने वाला लिक्विड कौन है वाटर। इसलिए ये डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू वेट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन नॉट इन एनी लिक्विड, लॉस ऑफ वेट इन वाटर होना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉइंटेड हो जाएगा तो रिलेटिव डेंसिटी जो भी आंसर आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू दैट लिक्विड। आ गया ना समझ में? सो डेंसिटी है हमेशा बाय हार्ड होना चाहिए, रो इज वेट इन एयर डिवाइडेड बाय, तो कितना है वेट इन एयर बोलो 210, और लॉस कितना हो गया 210 माइनस 8, कितना लॉस, समझा कि नहीं? डिवाइडेड बाय 30, सो 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So you should know this formula, बार होना चाहिए। Density of the liquid is what? Weight in air divided by loss of weight in water, not in any other liquid। मैंने प्रूव करा के दिखाया, क्योंकि उसका आंसर रो अपॉन सिग्मा आता है। उसको रो होने के लिए सिग्मा कितना होना चाहिए 1, और सिग्मा 1 वाला कौन होता है वाटर। तो फिलहाल तो मैच कर रहा है ना आंसर, डेंसिटी ऑफ मेटल ऑप्शन भी आए, बट एक्स्ट्रा मैं देता हूं लिक्विड का डेंसिटी निकाल, जो यहाँ पे लिक्विड है ना 120 उसका डेंसिटी निकाल के सर 2 ग्राम पर सेंटीमीटर। कितना 2 नहीं, लिक्विड का डेंसिटी निकाल के दिखाओ मुझे इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन।
मतलब ये पूरा मैं लिस्ट देता हूँ, मतलब क्या करना है, ये तो बाय हार्ट होने वाले फॉर्मूले तो बाय हार्ट ही होने चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास। डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकाल के दिखाओ। सोचो सोचो जल्दी, इसे नहीं बैठना है। ये सबका हो गया ना? ये देखो पूरा अगर सिंक हो रहा है, पूरा सिंक हो रहा है, ये तो पूरा सिंक हो रहा है अंदर, और अगर पूरा सिंक हो रहा है तो ये जो टेंशन है इसको एक दूसरा वर्ड हम लोग यूज करते हैं, क्या याद है? W apparent, apparent। ये W और ये apparent, so that tension we call it apparent। है 100 का लेकिन हाथ में मुझे 80 का लग रहा है, क्योंकि वाटर ऊपर से 20 से गया है, so it is called W apparent। तो क्या फॉर्मूला है? W apparent is equal to what? W minus F। ये फॉर्मूला है पूरे सिंक। ये वाटर में हमने नहीं लगाया क्योंकि वाटर में डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल था। सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? वेट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। मतलब उसको भी ऐसे ही जाना चाहिए था, बट वहां पे हम लोग शॉर्टकट ले सकते, मतलब इससे शॉर्टकट करके वाटर के लिए वो डायरेक्ट फॉर्मूला जाता है। सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? वेट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट। बट उसका जो डेरिवेशन फाइनल होगा तो यही से आएगा। तो अगर वाटर नहीं है तो हमको ऐसे जाना है। तो अपैरेंट वेट कितना है अभी लिक्विड में उसका? अपैरेंट कितना है? कितना बोल रहे लिक्विड में? 120। एक्चुअल कितना है? 280। समझा? और ये क्या? V, हाँ मतलब लिक्विड का सिग्मा, सिग्मा है। एंड ये सब किसमें है? 1 किलोग्राम में या किसमें दिए? हाँ ग्राम में दे, तो जी मत लिखो ना, समझा कि नहीं? जी मत लिखो क्योंकि ये 120 ग्राम है ना। तो यहाँ V हमने अभी सीखा है कि अगर वो ग्राम, ये ग्राम है तो यहाँ ग्राम के लिए जी नहीं लिख रहे, क्योंकि ये मास है, ये मास है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी विल बी मास। फोर्स नहीं लेना है, मास में कैलकुलेशन करेंगे। नहीं तो फिर इधर भी जी लगाना पड़ता, जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इधर भी जी से और इधर भी जी से, तो टोटल जी 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 क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता। हाँ बट ये पूरा कैलकुलेट करने के लिए तुम लोगों को अगर सिर्फ डायरेक्टली लिक्विड देते तो नहीं कैलकुलेट कर पाते। क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाते? डायरेक्टली मतलब वाटर का डेटा देते ही नहीं, वाटर वाला डेटा देते ही नहीं, मतलब वाटर में उसका वेट कितना है 180 वो देते ही नहीं, तो तुम लोग ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम पता ही नहीं। अभी जो वाटर का डेटा है उसके हिसाब से तुम लोग डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इज व्हाट? मास अपॉन डेंसिटी कर सकते हो, क्योंकि वाटर के डेटा से तुमको क्या मिला है? उसका डेंसिटी। वो वाटर का डेटा नहीं देते तो अगर मैं ये पूछता तो नहीं सॉल्व कर पाता। वाटर के डेटा से उसका डेंसिटी मिला। इज दैट क्लियर? किसका डेंसिटी मिला है? इस बॉडी का।
सिर्फ लिक्विड के डेटा से बॉडी का डेंसिटी नहीं कैलकुलेट हो पाएगा, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। तो मास कितना है इसका? 210, डेंसिटी 7 निकाला, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 30 cc, 30 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट कि नहीं? सो एक्स्ट्रा हो गया वो सॉल्ट 30 cc, तो कितना हो जाएगा? करो यार, अभी क्या है? 120 आया कि नहीं रे? माइनस 30 सिग्मा, सॉल्व करो, सिग्मा एल निकल। थर्टीन के बाद क्वेश्चन नंबर 15। फोर्टीन आ गया क्या रोहित? सर बी है ना? 13 14 चं बी आहे 14 चा बी बी नाही नहीं, ये है। We will do it afterwards, थोड़ा afterwards। Pseudopods वगैरह सीखा है कैसे बनाने के? करो फिर 14 चेक करो एक बार। 14 करो, 14 के बाद 15 करो। 14 टिपिकल है क्वेश्चन। फोर्टीन रीड करो। ये एकदम टिपिकल टाइप क्वेश्चन है, लाइक ये इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो एनएलएम में देखा होगा। ओके, अ पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन अ व्हीकल एंड द व्हीकल एक्सीलरेट्स विथ ए। तो सिंपली ये जो पेंडुलम है will go back. So what will be the inclination of pendulum? ऐसा पूछते हैं। तो एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, what will be the inclination of the pendulum? तो अगर मैंने पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम निकाला डिस्प्लेस केस में, ओके, तो अभी इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस है? अगर मैंने देखो दो तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, दो तरीके से। एक देखो, एक उसका वेट क्या है? mg, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या है? टेंशन, ठीक है। तो एक mg है, वेट टेंशन है, ओके, एंड ये टेंशन है यहाँ पे, वेट mg है, टेंशन, ये थीटा से गया, ठीक है। तो ये t ये होगा, ये क्या होगा? t cos थीटा, और ये क्या होगा? t sin थीटा। तो अगर मैंने इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व किया विदाउट सूडो फोर्स, तो अंडर द एक्शन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस इट इज गोइंग विद एक्सीलरेशन a। तो इनर्शियल फ्रेम से मतलब इनर्शियल मतलब मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, ऐसे बाहर से, ग्राउंड से, व्हीकल के बाहर से। तो व्हीकल से बाहर से मुझे तो इसका एक्सीलरेशन दिखेगा। इनर्शियल मतलब व्हीकल के बाहर से, अर्थ पे खड़ा हूं। तो आई विल से दैट कि ये t sin थीटा जो है वो उसको एक्सीलरेट कर रहा है। सो x डायरेक्शन का इक्वेशन होगा t sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ओके, एंड ये बैलेंस है, ऐसे तो नहीं जा रहा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? t cos थीटा इज इक्वल टू mg। और फिर ये 1 और 2 अगर तुमने डिवाइड किया, 1 डिवाइडेड बाय 2 किया, तो tt निकल जाएगा। व्हाट यू विल गेट? tan थीटा इज इक्वल टू a बाय g। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स a बाय g। दिस इज बाय इनर्शियल। यही प्रॉब्लम अगर मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब व्हीकल फ्रेम से, नॉन इनर्शियल दैट इज व्हीकल फ्रेम से सॉल्व किया, मैं व्हीकल के अंदर बैठा हूं, तो एक्चुअली व्हीकल के अंदर अगर मैं बैठा हूं देन आई विल नॉट सी इट्स एक्सीलरेशन, बट मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं,
तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में ये रहेगा mg, ये रहेगा टेंशन। रियल फोर्सेस सब फ्रेम में दिखते हैं, मैं इनर्शियल में हूं नॉन इनर्शियल में, रियल फोर्सेस सब, मतलब टेंशन और mg तो दिखेगा ही दिखेगा। तो मैं वापस इसको रिजॉल्व करूंगा, ये थीटा है तो ये क्या होगा t cos थीटा, और ये क्या होगा t sin थीटा। लिखने का तरीका अलग होता है, बट यहां से तो मुझे एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है, समझा ना, व्हीकल के अंदर से एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा क्योंकि मैं उसी फ्रेम में हूं। एंड टू करेक्ट इट, अगर व्हीकल ए से एक्सीलरेट हो रहा है तो मुझे यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, दिस इज स्यूडो फोर्स। तो मैं जब बाहर से देख रहा था तो मैं गाड़ी की तरफ देख ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इसकी तरफ देख रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूं यार इसका एक्सेलरेशन किसकी वजह से, क्योंकि मुझे तो एक्सेलरेट, गाड़ी को मैं छोड़ ही दे रहा हूं, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरफ देखो, गाड़ी को छोड़ो। तो बोलोगे गाड़ी एक्सेलरेट, नहीं, गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर रही, गाड़ी को, इसी को तो एफबीडी बोलते हैं ना, वी सेपरेट दिस पेंडुलम फ्रॉम व्हीकल सिस्टम। तो फिर मैं सोचता हूं यार इसको एक्सेलरेट ये कर रहे हैं, सो t sin थीटा इज इक्वल टू m, समझा कि नहीं। एंड ये इसको इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, बट यहां पे नहीं दिख रहा है, तो प्रॉब्लम इज आई एम इन नॉन इनर्शियल। तो इसलिए मुझे तो ये पेंडुलम स्टेडी दिखेगा, अभी बाहर से मैं देख रहा तो ये मुझे एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिख रहा है, आई वाज सीइंग इट गोइंग बाय एक्सेलरेशन। बट अगर मैं अभी व्हीकल के अंदर में हूं तो ये तो पूरा मुझे अपनी जगह पर दिखेगा। तो व्हाट आई शुड राइट, अभी तो बैलेंस है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, अभी इक्विलिब्रियम में, मतलब t sin थीटा माइनस ma इज इक्वल टू 0, बिकॉज इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। मुझे दिख रहा है इस रेस्ट में, बट ये सब निकाल के फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, t sin थीटा इज इक्वल टू ma। तो यही पे भी, बट देखने का और लिखने का स्पिरिट अलग है। अगर मैं बाहर खड़ा रहूंगा तो एक्सेलरेशन लिखेगा, तो मैं क्या लिखूंगा t sin थीटा, उसको एक्सेलरेट कर। और मैं अंदर रहूंगा तो देखोगा यार मुझे तो एक्सेलरेशन दिख नहीं रहा है, बट मैं कौन से फ्रेम में हूं, नॉन इनर्शियल। तो मेरा पहला रिस्पांसिबिलिटी क्या है, इसके ऊपर क्या लगाओ, स्यूडो फोर्स, और मुझे स्टेशनरी दिख रहा है तो सम ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन कितना होना चाहिए, 0। बस लिखने का तरीका अलग होता है, आंसर्स तो हो गया, स्यूडो फोर्स लगा के, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं। बट यहां पे क्या लिखना है, समेशन f इज इक्वल टू ma, क्यों, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन दिख रहा है। और यहां पे क्या लिखना है, समेशन f इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है, बट उसके लिए मुझे क्या जरूरी है, स्यूडो फोर्स लगाना, उसके बाद समेशन है। इक्वेशंस तो वही है, और बाकी वैसे तो ये तो कुछ नहीं कर रहे, तो t cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, mg। तो ये सब करके फाइनली थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। सो वेदर यू वर्क इन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल, बस तुम्हारा देखने का नजरिया और राइटिंग ऑफ इक्वेशन का नजरिया अलग, आंसर्स तो वही है। इज दैट क्लियर। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में वो नजरिया जो है ना, पहले तुम लोग क्या लगा उसके ऊपर, स्यूडो फोर्स, और फिर आया समझ में। कुछ इसको लिखना है तो लिखो, मतलब ठीक है, एनएलएम भी करेंगे बहुत अच्छे से, उसमें सूडो फोर्स वाले ये वाले सब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम बाद में। किसी को डाउट है तो पूछो, समझा ना ये सब। इस फ्रेम में हमको एक्सेलरेशन दिख रहा है और इस फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है, बट उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स, बिकॉज यू आर इन व्हिच फ्रेम, नॉन इनर्शियल। उसके बाद ही इक्वेशंस लिखो उसके। धीरे धीरे पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने थॉट्स में।
सो मैंने पूरा अभी का प्लान तो बता दिया। एंड लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन का मैंने एक्चुअली जेरोक्स को दिया है 25 कॉपीज, तो सबको मतलब इधर आएंगे तो मिल जाएगा। अगर बाकी लोग अगर गांव गए तुम लोग जाने से पहले मिलो मुझे, तो प्रिंट आउट निकालो, बिकॉज वाइल आई विल बी टीचिंग ऑफलाइन तो वैसे बोलने वाला हो कि यार ये हाथ में रखो, मतलब तुम जब लेक्चर देखोगे तुम्हारे हाथ में क्या होना चाहिए, वो जेरोक्स होना, प्रिंट आउट होना जरूरी है। मतलब गांव जाने से पहले यहाँ से कलेक्ट करना है तो कर लो मेरे से, आई हैव गिवन जेरोक्स ऑर्डर, तो फिर वेस्ट हो जाएगा तुम लोगों ने नहीं लिया तो वहाँ पे निकाला। तो जेरोक्स लेके जाओ ना अगर गांव गए तो, पहले बात तो करो उससे बिफोर गो। सिमिलर, अभी क्या है, ओपन वेसल कंटेनिंग वाटर, ओपन वेसल कंटेनिंग वाटर क्या किया है, एक्सीलरेशन दिया इसको। यू कैन इजीली फील, अगर ऐसे एक्सीलरेशन दिया तो यू कैन इजीली लॉजिकली समझोगे कि ये ऐसे हो जाते हैं वाटर। Shape of water becomes like this. Okay, open vessel containing water is given a constant acceleration. तो जैसे तुम्हारा पेंडुलम ऐसे हो गया है, सिमिलर टू दैट ये वाटर ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पीछे की तरफ क्या आने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल। तो इनफैक्ट उसका ओरिजिनल लेवल, मतलब यहाँ से ऊपर थोड़े ही चढ़ेगा, ओरिजिनल लेवल कुछ तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे। तो इधर का वाटर नीचे आएगा तो इधर का ऊपर जाएगा, तभी होगा ना। ऐसे थोड़ी है इधर का नीचे हो जाएगा, ये फिर ये एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, एक्स्ट्रा तो लिक्विड नहीं आ सकता। मतलब ऐसे मुझे कहीं ना कहीं बीच में ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी कि जहां से ये वाला वाटर है ये कहाँ घुस रहा है, ऊपर जाके घुस रहा है। तो मतलब इनिशियली ऐसे लेवल थी, और जब एक्सीलरेट हो गया तो ये लेवल कहाँ गई, नीचे, और ये वाला ऊपर। सो सेम है क्वेश्चन, मतलब ये तो बिल्कुल एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन, समझा ना। सो इफ यू टेक, इस सबका अगर ऐसे देखा जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे मैंने लिया है, पूरा जो मास है इसका सेंटर ऑफ, तो सिमिलर ध्यान में रखना है। तो इसका वेट क्या होगा, mg, ठीक है ना, इसका वेट mg है। क्या करोगे इसके आगे, क्या करोगे, वेट mg है, ठीक है। अभी आगे कैसे, मतलब आंसर तो वही आने वाला है, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे, ये ध्यान दो मेरी केयरफुल। तो उन्होंने पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, एन ओपन वेसल कंटेनिंग वाटर इज गिवन कांस्टेंट एक्सेलरेशन a in horizontal direction, free surface of water gets sloped with the horizontal, हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल कितना आ गया, थीटा, हॉरिजॉन्टल वो कितना है। तो इमीडिएटली इफ आई टेक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे पूरे इस लिक्विड का यहाँ पे लिया तो ये mg है, इमीडिएटली उसके ऊपर मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सूडो फोर्स। Is that clear? So I am solving from non-inertial. Non-inertial फ्रेम से बहुत बार इजी जाता है। तो एक mg है, इसके ऊपर एक एक्ट करेगा, एंड जस्ट सी, किसी भी ये चीज सीखो NLM में, देखो वेरी केयरफुली देखो, अगर ये ऐसे और ये ऐसे है कभी भी, तो ये एंगल थीटा है, तो अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर निकाला, देखो इसको परपेंडिकुलर, एंड ये जो स्लोप है इसको परपेंडिकुलर निकाला, इसको परपेंडिकुलर, तो कभी सोचना ही नहीं कि कौन सा एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा होना चाहिए। क्योंकि अगर लाइन, देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर लाइन ये 1 और लाइन 2 इसमें एंगल थीटा है, तो ये 1 है, इसको परपेंडिकुलर कौन सा है, 1 डैश, और ये 2 है, इसको परपेंडिकुलर क्या है, 2 डैश। तो 1 और 2 में अगर एंगल थीटा रहेगा तो उनको परपेंडिकुलर जो दो लाइंस है 1 डैश और 2 डैश, उनमें भी एंगल कितना होना चाहिए, दैट्स ऑल। क्योंकि ये लाइन, ये जो लाइन है 90 से घुमा है, और ये भी लाइन कितने से घुमाया, 90 से। जस्ट थिंक अबाउट रोटेशन।
तो 90 से अगर घुमाया और दूसरा लाइन 90 से घुमाया तो उसके बीच में भी एंगल क्या आना चाहिए, सेम। तो देखो ये लाइन इसको परपेंडिकुलर, इसको ये लाइन परपेंडिकुलर एंड इसको ये लाइन परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के बीच एंगल थीटा रहेगा। तो ये वाला और ये वाला, इसके बीच में ये एंगल कितना होना चाहिए, दैट इज हाउ टू अंडरस्टैंड। मतलब यहाँ पे कोई मतलब ये क्या एंगल है पूछने के बाद सोचना कैसे है कि ये लाइन और ये लाइन इसके बीच में एंगल कितना है, ठीक है। तो इसको परपेंडिकुलर ये और इसको परपेंडिकुलर ये, तो इनके बीच में भी कितना होना चाहिए एंगल, ठीक है। तो अभी देखो अभी सीधा सीधा ये तुम्हारा ट्रायंगल बन गया है। यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ये MA जो तुमने लिखा है ना वो एक्चुअली सामने वाला साइड है और MG मतलब ये वाला साइड। व्हाट इज tan थीटा, सामने वाला साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू MA अपॉन MG। सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, A बाई G। सो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स A बाई G, सेम एज दैट ऑफ दिस। इज दैट क्लियर? मतलब ये तो अभी इसके बाद बैड क्वेश्चन होगा, क्या ऐसे क्वेश्चन आया सीधा सीधा आंसर क्या है इसका, tan इनवर्स A बाई G। सिंपल पेंडुलम आया तो आंसर क्या है, tan इनवर्स A बाई G, यू नो व्हीकल विद एक्सीलरेशन स्टेट। हाँ सर हम कंपोनेंट्स में यहाँ पर डिवाइड करके उसका रेशियो लेके तो ये आंसर आ सकता है। कंपोनेंट्स का if we mg को suppose components में डिवाइड करें mg cos थीटा sin थीटा आणि pseudo cos में परत नहीं, बट इतना करना जरूरी नहीं है ना। सामने अगर तुमको दिख रहा है कि ये यहाँ पे ये फोर्स mg है, फिर क्यों कंपोनेंट्स में जाए, और ये कितना लगा है ma, तो ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा जरूरत नहीं था एक्चुअली सूडो फोर्स लगाने के बाद, समझा ना। सूडो फोर्स यहाँ पे हो सकता था क्या, तो मतलब ठीक है अगर तुमने देखा तो ऐसे हो सकता था। कैसे हो सकता था, मतलब हम लोग ऐसे सोचते, मतलब ये यहाँ पे गया है ना, मतलब उसका वेट ऐसे अगर देखा जाए तो mg यहाँ पे है, ओके, एंड ma इस डायरेक्शन में ऐसे, तो अगर फोर्सेस यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ फोर्सेस लगेगा, इसलिए हमने कंपोनेंट से किया। शिफ्टिंग ऑफ फोर्सेस से भी तुम लोग कर सकते हो, तो ऐसे ये ma है और ये क्या है mg है, करेक्ट है ना। तो मतलब ये ma है ऐसा और ये mg है ऐसा, तो मतलब ये mg, देखो ये mg अगर मैंने ऐसे ऊपर शिफ्ट कर दिया ऐसे, वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड, तो ये mg हो जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे। ये भी सॉल्व कर सकते थे, और फिर अभी ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आ रहा है आपको समझ, मतलब शिफ्टिंग ऑफ फोर्सेस से मतलब ये हमने कंपाउंड से सॉल्व किया, ठीक है, पर ऐसे भी मैं सॉल्व कर सकता था कि ये mg जो नीचे है उसको कहाँ शिफ्ट करो, ऊपर शिफ्ट करो, और ये पीछे की तरफ कौन सा फोर्स है, m, सिमिलर टू दैट, और ये एंगल कितना है, थीटा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते, पर वहाँ पे टेंशन है अपने पास, तो हमने कंपोनेंट करके सॉल्व किया। यहाँ पे ऐसे नहीं है, तो ऐसे सॉल्व। एनीवे 15 करो। टेक 15 अल्लाह काय करतोय का, कॅल्क्युलेशन केले, चांगलं लिहायला पाहिजे, उपयोग काय आहे व्यवस्थित द्या।
15चा हां 15चा 3/5 आन्सर. Just think on this problem. Cubical block of wood, specific gravity 0.5 है, and concrete का चंक है, उसका specific gravity है 2.5. They are fastened together, मतलब साथ में बांध दिया उन लोगों को, ठीक है ना? Cubical है. तुम देखो अगर अकेला वुड होता तो अंदर हो जाता, सबमर्ज हो जाता, क्यों नहीं हो जाता? क्यों नहीं, मैं उसको पूछ रहा हूँ. हाँ, अगर वुड होता सिर्फ इसमें तो पूरा पानी के अंदर जाता कि नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? कितना डेंसिटी उसका देख ना. हाँ हाँ, बट वहां पे क्या पूछा है? 1 से ज्यादा चाहिए, बट वो 1 चाहिए ना अभी, क्योंकि वहां पे लिखा क्या है? Which makes the combination to float its entire volume submerged under water. Entire volume submerged मतलब अकेला अगर वुड होता तो कुछ तो ऐसे होता, तो कितना होता इनसाइड? वीन का फॉर्मूला क्या है? कितना डेंसिटी है उसका? 0.5 ना, तो 0.5 by 1 इंटू वी, मतलब आधा वॉल्यूम अंदर होता पानी का और आधा बाहर होता. समझा ना? डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी, और 0.5 मतलब 1/2, तो आधा. तो उन्होंने क्या किया है कि आधा अंदर और आधा बाहर, तो उन लोगों ने कंक्रीट के साथ उसको बांध दिया है, सो दैट अभी दोनों मिलके पूरे सबमर्ज हो गए. उसमें यहाँ पे वुड है और यहाँ पे क्या है? कंक्रीट. तो एग्जैक्टली इतना सबमर्ज हो गया. What they say, क्या पूछ रहे हो? रेशियो ऑफ मास ऑफ वुड टू द मास ऑफ कंक्रीट, मतलब ये जो भी वुड का पीस है वो m वुड mw और वो mc, तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए, सो दैट द कॉम्बिनेशन एंटायरली इट इज सबमर्ज्ड इन वाटर. समझा प्रॉब्लम? कंक्रीट हेवी है, मतलब लॉजिकली सोचो, कंक्रीट हैवी है, कंक्रीट कम ही लगेगा ना वैसा, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से कम लगेगा वो कंक्रीट. अरे मतलब तुम लोगों को पहले ऐसे फटाफट धीरे धीरे ना डेवलप होना चाहिए. मतलब अगर सबमर्ज है तो सबमर्ज केस में तुम क्या कर सकते हो? मतलब सबमर्ज केस में क्या इक्वेशन होता है? वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर. वो तो फ्लोटिंग में भी होता है, फ्लोटिंग में भी यही कंडीशन होता है कि वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर. बट फ्लोटिंग में और पूरा सबमर्ज में फर्क क्या है? फ्लोटिंग में जितना पार्ट सबमर्ज हो गया है ना उतना ही वेट ऑफ वाटर होगा, और सबमर्ज जब पूरा हो गया तो पूरे वॉल्यूम इतना वाटर हो जाएगा उसका वेट.
आ रहा है ना समझ में? मतलब फ्लोटिंग में अगर ये 2/5 वॉल्यूम उसका अंदर है तो इसका जो वेट है इज इक्वल टू 2/5 अंदर है तो 2/5 वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये पूरा ही ऐसे सबमर्ज हो गया तो बस वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V सिग्मा L। दैट इज द डिफरेंस, क्योंकि पूरा अंदर है। सो वेट ऑफ द बॉडी is equal to weight of displaced water, बट पूरा का पूरा उसका वॉल्यूम है वही डिस्प्लेस हो गया। तो इसका वॉल्यूम हम लोग VC लेते और इसका वॉल्यूम VW लेते। वुड समझा ना? तो मतलब इसका मास MC, मास MW, VC, VW। तो क्या इक्वेशन बनाओगे? यही तो है ना, यही हमको सीखना है। वेट ऑफ बॉडी क्या होगा? मास इनटू ग्रेविटी। बट यहाँ पे दोनों का मास है, किस किस का? वुड का और कंक्रीट का। दोनों का क्या करना पड़ेगा? ऐड मास ऑफ कंक्रीट प्लस मास ऑफ वुड मल्टीप्लाइड बाय G इज द टोटल वेट ऑफ द ब्लॉक। समझा कि नहीं? मास ऑफ वुड प्लस मास ऑफ कंक्रीट। अलग अलग केसेस है ये, इसी से तुम लोगों का धीरे धीरे लॉजिक बनेगा। कितने अलग अलग केसेस के ऊपर से अगर हमने कुछ मास रखा तो क्या होना चाहिए, उसके लिए हमने सॉल्व किया। अब ये दोनों अलग अलग टाइप के ब्लॉक कंबाइन किए तो क्या होगा? सो आई एम सॉल्विंग डिफरेंट केसेस। तो MC प्लस MW इंटू G इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा? V वेट ऑफ वाटर होता है V सिग्मा G। तो V कितना है? पूरा अंदर है ना वो, तो कितना होगा? VC प्लस VW इंटू G, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। बस तुमको इक्वेशन लगाना आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट प्लस वॉल्यूम ऑफ वुड, और तो पूरा सबमर्ज हो गया दोनों मिलकर। आ गया ना समझ में? सो टिपिकल केसेस है, टिपिकल क्वेश्चन है। MC प्लस MW इंटू G इज इक्वल टू VC प्लस VW इंटू G, पूरा सबमर्ज हो गया। अभी G तो ऐसे ही निकल जाएगा, समझा ना? G तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो MC प्लस MW इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ये तो हमको पता नहीं है, बट हमको पूछा क्या क्या है? फाइनली पूछा क्या है? मास ऑफ रेशियो ऑफ व्हाट? मास ऑफ क्या? कंक्रीट टू वाटर, वुड या MW अपॉन MC पूछा। तो VW VC तो पता नहीं हमको, बट कैसे निकालोगे? हमको तो रेशियो निकालना है, कोई मास नहीं निकालना है। तो इसका मतलब ये सब मास के टर्म्स में आना चाहिए। G तो क्या है? तो डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। तो व्हाट इज वॉल्यूम? मास अपॉन डेंसिटी। समझा कि नहीं? तो इस VC को क्या डालोगे? MC डिवाइडेड बाय कंक्रीट का डेंसिटी, और VW को क्या डालोगे? सॉरी, वुड को MW डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो वुड का डेंसिटी कितना है? 0.5, और कंक्रीट का कितना है? 2.5। तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? वेट इज इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ बॉडी इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। लेकिन तो पूरा डिस्प्लेस हो गया, तो वेट ऑफ द बॉडी कितना है? MC प्लस MW इंटू G इज इक्वल टू, पूरा का पूरा तो हो गया, मतलब VC प्लस VW इंटू G, और VC को डाले अभी रेशियो फाइनली MW बाय MC का। सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। उसके एक टिपिकल हो गया ना, ऐसे 150 160 इतने ऐसे अलग अलग तरीके के, उसके बाहर जाती नहीं है। एक बार एक टेक्निक डेवलप हुआ, कहाँ क्या करना है, दैट इज इनफ। तो MC प्लस MW इज इक्वल टू
1/2.5 कितना होता है? बाय हार्ट होने चाहिए। 1/2.5 कितना? 0.4। 1/2.5 0.4 देता हूं मैं, एक लिस्ट भी देता हूं। तो ये कितना होगा? 0.4 mc एंड प्लस 1/0.5 कितना? 2 mw। 1/0.5 is 2। बस इसको सॉल्व करना है। तो mc माइनस 0.4 mc मतलब कितना बचेगा? 0.6 mc। 0.6 mc और 2 mw माइनस mw कितना बचेगा? mw। और पूछा क्या गया है? mw डिवाइडेड बाय mc। कितना है आंसर? 0.6। 6/10 3/5। तो जाके मतलब बाकी वाले प्रॉब्लम्स देखो, ये भी स्टडी करो कि कैसे लॉजिक समझने लगा है, क्या क्या केसेस है। केसेस ऐसे बहुत ज्यादा नहीं जाते, ठीक है। मतलब मैंने एक्चुअली ये भेजे थे, मतलब लिखो फटाफट। 1/2 मतलब कितना? 0.5। 1/3 अप्रोक्सीमेटली 0.33। 1/4 0.25 लिखते जाओ फटाफट। 1/5 0.2। ओके, नेक्स्ट जो आता है 1/8 0.125। ये फ्रैक्शंस बैड होने चाहिए, उल्टा भी लिखने आना चाहिए। 0.1/125 is 1/8। अगर 1/2.5 था वो डायरेक्टली लिखने आना चाहिए 0.4। नथिंग डूइंग, ऐसे याद करना ही नहीं, ये तो बैड होने चाहिए। उसके बाद 4/3 मेनी टाइम्स 4/3 1.33 उल्टा भी लिखने को आना चाहिए। मतलब अगर मुझे ऐसा दिया गया 1.33 into से 6, तो ये मैं थोड़े ऐसे मल्टीप्लाई, अगर 1.33 आ गया तो मैं क्या बोलूंगा? 4/3 into 6 3 2 6 the answer is 8। ऐसे आना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन डेवलप। I will never multiply 6 into 1.3। That part is very important। तो धीरे धीरे मैं बता, सो ये 1/3 आ गया, 4/3 आ गया, 5/3 5/3 is 1.66। 66 √2 is approximately 1.4, मतलब ऐसे 1.414 होता है। √3 approximately 1.7 1.73 होता है, but 1.7। ओके, √10 approximately 3.1 3.162 होता है। ओके, पाई स्क्वायर approximately equal to g approximately 10, मतलब पाई स्क्वायर और g क्या होता है? जैसे 1/√2, ऐसे many times you need 1/√2 is approximately 0.7। 1/√2 is approximately 0.7। तो धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगा, इसका एक लिस्ट भी दूंगा मैं, तो है मेरे पास कहीं ना कहीं जो इस टाइप के जो होते हैं फटाफट कैलकुलेशन करने के लिए। 1/√3 यहां से निकलता है 17.6 अराउंड 0.6 होता है। 1/√3 is around 0.6। मतलब ज्यादा सोचना नहीं है फिर कैलकुलेशन, ये बैड होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है।